नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम डिबेट में और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ये मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ, तीनों ही पार्टियों की तरफ से यहां जीत के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। तो वहीं उत्साह में दिख रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी की ओर से सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती तक दी। हालांकि किरण बेदी का कहना था कि वह बहस करने में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखती है। तो वहीं दूसरी ओर अजय माकन ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर से बीजेपी की ओर से 62 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, जिनमें सतीश उपाध्याय का नाम नहीं होने के चलते पार्टी के समर्थकों ने जमकर हंगामा भी किया। तो किस ओर जाएगा दिल्ली का चुनाव, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली के चुनाव पर देखते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी दंगल इस बार बेहद दिलचस्प बन गया है। राजधानी की 70 सीटों पर एक से बढ़कर एक धुरंधर मोर्चा संभाले हुए है। 4 राज्यों की जीत से उत्साहित बीजेपी ने इस बार सोच समझकर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। केजरीवाल के सामने किरण बेदी को ना उतारकर पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिसे शायद ही आप समझ पाए। दिल्ली की कृष्णानगर सीट से बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी अब आम आदमी पार्टी पर ही बयानों के बाण मार रही है। सोमवार की देर रात पार्टी ने जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से सीएम उम्मीदवार उतारकर यमुना पार की 20 सीटों पर माहौल बनाने की कोशिश की है और साथ ही किरण बेदी को सेफ सीट से उतारकर पूरी दिल्ली में कैंपेनिंग के लिए फ्री हैंड दे दिया है। पार्टी के जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है उनमें लगभग सभी चर्चित चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी को मनीष सिसोदिया के सामने उतारकर मनीष को उन्हीं के इलाके में घेरने की कोशिश की गई है। पार्टी ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया है, तो साथ ही एमसीडी के नेताओं को भी इन चुनावों में हाथ आजमाने का मौका दिया है। बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ नुपुर शर्मा को उतारा है, जो एक छात्र नेता रह चुकी हैं। क्योंकि केजरीवाल ने इन चुनावों में कहा था कि सरकार में आने के बाद वो छात्रों के लिए बेहतर काम करेंगे और बीजेपी ने केजरीवाल की इसी चाल को मात देने के लिए छात्र नेता नुपुर शर्मा को उतारा है, क्योंकि बीजेपी जानती है एक छात्र नेता ही छात्र की बेहतरी के लिए बेहतर काम कर सकता है। तो वहीं बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी को जीत दिलाने का दम भर रहे हैं और अब देखना होगा कि अमित शाह के मिशन 60 में ये चेहरे कितने कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो आगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब चुनावी सरगर्मियां तो तेज हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की तरफ से अपने प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने उम्मीदवारों को घोषित तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में समर्थकों की ओर से नाराजगी और खुद नेताओं की तरफ से भी नाराजगी यहां पर देखने को मिली। क्या ये मान करके चलें कि इस चीज का फायदा या फिर इस बात का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? हालांकि गुटबाजी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुटबाजी देखने को मिले। तो वहीं कांग्रेस की यहां पर बात करें तो अजय माकन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कोशिश है यहां पर, और अपना खोया हुआ वजूद जो दिल्ली में हार चुकी थी कांग्रेस, उसे पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका परिचय सबसे पहले कराना चाहूंगा अनिल मित्तल साहब से, नेता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम टाइम डिबेट में मित्तल जी। और राजकुमार पासवान साहब, नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत आपका पासवान जी प्राइम टाइम डिबेट में। अनिल जी के पास जाऊंगा सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें बहुत पास है, 7 तारीख को चुनाव है। ऐसे में नारा करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने अब एक साथ 62 उम्मीदवारों की सूची निकाल दी है, लेकिन इसमें सतीश उपाध्याय का नाम शामिल नहीं था। तो ऐसे में समर्थकों की ओर से नाराजगी हुई और बहुत सारे नेता हैं ऐसे जिन्होंने इस बात का विरोध भी किया। क्या कारण है यहाँ पर कि जो सीनियर नेता है उन्हें क्या पार्टी की तरफ से दरकिनार किया जा रहा है? क्या यहाँ पर रणनीति खेल रही है बीजेपी?
अभिषेक जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता इस चुनाव में मौजूद हैं। कोई किसी को वरिष्ठ होने के कारण किसी नेता को दरकिनार किया गया हो या किसी के अपने अनुभव के आधार पर उसको दरकिनार किया गया, ऐसा नहीं है। पार्टी जब चुनाव के टिकटों का निर्णय लेती है तो बड़ा स्पष्ट होता है कि विनेबिलिटी कहाँ है, जीतने की क्षमताएं पार्टी के किस कार्यकर्ता में है। फिर दिल्ली को अगर एक नया स्वरूप देना है तो कुछ नौजवानों को भी लाना बहुत आवश्यक है। दिल्ली के और अन्य प्रदेशों के कई लाख छात्र दिल्ली में पढ़ते हैं। छात्रों की समस्याओं से जूझने के लिए, छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ये जो पिछले 16 वर्षों का एक तरह से दिल्ली के लिए के ऊपर बड़ा आघात सा था दिल्ली में। लेकिन ऐसे में जो समर्थक है और जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी आई है सामने, क्या इस चीज का फायदा दूसरे दलों को भी जाएगा और जनता के सामने किस तरह की छवि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी? अभिषेक जी, हमारे यहाँ नाराजगी का स्तर वो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। किसी कार्यकर्ता के मन में ये विचार आ जाना कि मेरे प्रिय मित्र को या मेरे किसी नेता को टिकट नहीं मिला, इसलिए मेरे मन में गुस्सा है, नाराजगी है, वो क्षण भर की रहती है। थोड़े समय के लिए एक उद्वेलना पैदा होती है मन में। यहाँ आम आदमी और कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है जी। तो आपको लगता है कि लोग वहां से छोड़ के भाग रहे हैं, नुकसान नहीं होगा? राजकुमार जी, यहाँ पर कॉन्फिडेंस तो इस बार बहुत है और खुद केजरीवाल साहब ने इस बार किरण बेदी को सार्वजनिक बहस के लिए चैलेंज भी किया है, तो कॉन्फिडेंस बहुत है और मान के चल रहे की सरकार बनेगी। देखिए सर, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीते नहीं है। और रही बात, अभी मित्तल साहब कह रहे थे बीजेपी के जो हैं साथी कि छात्रों की बात कर रहे थे। अभी छात्र जब 31% युवा साथी लोग, 29% युवा साथी लोग पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बनाए, तो उसी चुनाव के बाद सीसेट के मुद्दे पे भाजपाई लोगों ने, मतलब बीजेपी सरकार ने सीसेट के मुद्दे पे युवा साथियों के साथ और ये मुखर्जी नगर में जंतर मंतर पे लाठियाचार्ज हुई। रही बात हम लोग की कॉन्फिडेंस की बात, तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीते। हम लोग जमीन पे काम करते हैं और जो जमीन पे काम किया उसी लोगों को हम लोग साथ लेके चलने की बात करते हैं। ये चांद से उतारे हुए तारे को लेकर के। किरण बेदी जो कि सीएम कैंडिडेट है बीजेपी की ओर से, उन्हें इस तरह से चैलेंज करना क्या मकसद क्या था यहाँ पर, कि केजरीवाल क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग किरण बेदी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, किरण बेदी जी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस है। एक हिटलर शाह की तरफ फर्स्ट मीट में ही वो भाजपा के ऑफिस में वो कहते हैं कि जिनको मेरी भाषण सुनना हो सुने, नहीं तो अपना वो घर जाए। तो ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसे में केजरीवाल, ये आपके मीडिया के थ्रू से पब्लिकली आ रहा है। सुनिए, केजरीवाल का यहाँ पर कहना था कि वो किरण बेदी को सीधे तौर पर आमंत्रित भी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर किरण बेदी का तर्क था कि आप पहले काम करके दिखाएं, उसके बाद में आप बहस की बात करें। आप काम से, बहस से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने स्तर पर काम करके दिखाएं। सर, किरण दीदी जो है वो शायद भूल चुकी है कि 49 दिन की गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने पानी, आधी बिजली, करप्शन आप लोगों ने दिखाया कि वाकई में 49 दिन में ये लॉ एंड ऑर्डर करप्शन काफी जो पहले हालात थी अब की हालात में कारण क्या है कि आपके जो प्रमुख चेहरे हैं वो सब हमने, एक मिनट सर, मुझे बोल लेने दीजिए। पहले किरण जी को हम लोगों ने सीएम पोस्ट के लिए ये ऑफर किया था, फिर भी उनकी अपनी आजादी है जहां भी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किरण जी की जो करप्शन दूर करने की, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा में रह करके वो कर पाएंगी। कितना कर पाएंगी वो आगे आने वाले समय जब तक व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ है तब तक वो पाक साफ है, और जब उसने पार्टी छोड़ दी तो यानी कि उसने अपनी विचारधारा चेंज कर दी। हमारी पार्टी में कभी नहीं है। आप यहाँ पर कारण एमएस धीर है, बिन्नी है, शाजिया है, किरण बेदी, ये प्रमुख नाम है जो आपकी कोर टीम में थे, जो आपकी एस्टैब्लिशिंग टीम में थे, लेकिन अब वो छोड़ के जा रहे हैं। कारण क्या मानते हैं? सर, अब बीजेपी की क्यों नहीं बात करते, कांग्रेस की क्यों नहीं बात करते? वहां से भी तो लोग छोड़ के जाते हैं। इनसे भी पूछूंगा, लेकिन आपका कारण क्या है यहाँ पर, जब क्योंकि आपका एक नेक मकसद था, आपका यहाँ पर कहना था कि एक स्वच्छ और एक साफ राजनीति की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में क्या कारण है कि जब आपने सीएम पोस्ट के लिए उन्हें अप्रोच किया, किरण बेदी ने इनकार किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से क्यों मान गई वो? क्या कारण, इनके पीछे क्या मानते हैं? क्योंकि उनका जाते जाते तर्क ये था कि अराजकता है यहाँ केजरीवाल की पार्टी में, और अरविंद केजरीवाल ने खुद को अनार्किस्ट भी कहा था, इस बात का जिक्र, और ऐसी पार्टी में रहना नहीं चाहती जो कि अनार्की फैलाए यहाँ पर। तो आप ये चीज मानिए सर, अनिल मित्तल जी मानते हैं इस चीज को कि कारण यहाँ पर क्या रहा? मैं सीधा इस पे आरोप लगाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। किरण बेदी के लिए ये कहते हैं कि हमने उनको अप्रोच किया था मुख्यमंत्री पद के लिए, इसका माने ये लोग भी स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री के उपयुक्त किरण बेदी हैं।
और आपने ठीक प्रश्न किया कि वो एक अनार्किस्ट टीम के साथ, एक अराजक टीम के साथ, एक अव्यवस्थित टीम के साथ, एक गैर अनुशासित टीम के साथ काम करना पसंद नहीं करती थी, इसलिए इनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, देश का केवल इस राष्ट्र की चिंता करने वाला संगठन है। उसके साथ मिलकर किरण बेदी जी दिल्ली के विकास में अपना पूरा योगदान देने के लिए, अपना संपूर्ण सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार बैठी हैं। और उन्होंने पहले दिन से जिस प्रकार से गति पकड़ी है, मुझे लगता है सरकार ये धर्मांतरण की बात करती है, जो सरकार 100 दिन में काले धन लाने की बात करती है, जो सरकार क्या कहते हैं 4 बच्चे पैदा करने की बात करती है, जो सरकार ये 10 बच्चे पैदा करने की बात करती है। यहाँ पर जी अनिल जी, क्या दिल्ली के लिए खास तौर पर ऐसा क्या है प्लान, ऐसा क्या है कि लोग आपको वोट दें? क्या इसके पीछे एक ठोस प्लान होता है? प्लान क्या है? नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ देश के अंदर एक दिशा दी है, देश को जो एक चैनलाइज किया है सिस्टम को देश का, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए किरण बेदी उसमें सहायक होंगी। और यही हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि दिल्ली का संपूर्ण विकास कैसे हो, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, कैसे दिल्ली का जो भी राजस्व है वो एक सिस्टम से तरीके से, दिल्ली आज एक देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 15-16 वर्षों में जिस स्थिति में दिल्ली को लाके खड़ा किया गया है, आज पड़ोसी एक उदाहरण के रूप में आप देखें, हरियाणा में पहले कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार दिल्ली थी। में 9 साल दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार जी जी एमसीडी की उस दौरान भी एक मुनक नहर के पानी के विवाद को हल नहीं किया जा सका 10 वर्षों तक। भारतीय जनता पार्टी ने आते के साथ दिल्ली जो प्यासी थी 16 वर्षों के कुशासन के कारण, सबसे पहले मुनक नहर का पानी दिल्ली में आए, दिल्ली को पूरा पानी मिले, उसका प्रयास किया और सफल हुए इसके अंदर। जी यहाँ से देखें पानी से लेकर पानी और बिजली की ऐसी दिक्कतें हैं जिसका दावा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है, और उनका यहाँ पर मानना है कि ये जो समस्याएं थी दिल्ली में, केवल भाजपा ही इसका समाधान कर सकती है। सर एमसीडी मैं अपने मित्तल साहब से पूछना चाहूंगा कि एमसीडी पूरी की पूरी किन के अंडर में है? यहाँ तो भाजपा का है, 7 साल की सरकार रही, 8 साल की। आपको लगता है कि उस दौरान कोई काम नहीं हुआ या फिर लोगों की जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर नहीं हुई? एक सर दिल्ली में कोई अपना 25 गज का प्लॉट लेता है, वहां पे एमसीडी की गाड़ी जाती है, एमसीडी वाले लोग कहते हैं कि नहीं इलीगल है, तो जमीन प्लॉट कैसे कट रहे हैं भाई? वहां पे जाके मनमानी ढंग से के ये टॉर्चर करते हैं लोगों को, मकान नहीं बनने देते हैं, पानी नहीं पहुंचने देते हैं। अभिषेक जी, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने बात की, मित्र ने अनधिकृत कॉलोनियों की बात थी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको पास किया, धोखा नहीं दिया, अध्यादेश लेके आई है भारतीय जनता पार्टी। सर कांग्रेस भी ये कह चुकी थी लास्ट टाइम, कांग्रेस ने अध्यादेश नहीं लाए थे, कांग्रेस ने केवल उनकी। अब अध्यादेश की क्या रहा है सर? जब राहुल गांधी ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को जब फाड़ सकते हैं तो अध्यादेश का क्या मतलब है? ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं, एक वो है, लेकिन उस पर भी सवाल उठने लाजमी। लेकिन अब चुनाव की यहाँ पर बात करते हैं। विनोद कुमार बिन्नी जो आपके पहले साथी भी थे, अब उन्हीं को पड़पड़गंज सीट से जो आपके सीनियर नेता हैं मनीष सिसोदिया, उनके सामने रखा जा रहा है। ये चीजें नुकसान करती हैं यहाँ पर। आप ही की टीम के साथी कभी रह चुके हैं तो आपकी रणनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये चीज पार्टी को चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान देगी, आप मानते हैं? देखिए सर, विनोद कुमार बिन्नी जी के जहां तक सवाल है तो मैं विनोद कुमार बिन्नी जी की बात कहूंगा, एक कि विनोद कुमार बिन्नी हो चाहे ये मुखी जी हो, अगर मनीष सिसोदिया जी के सामने अगर खड़ा किया जाए तो मनीष सिसोदिया जी ये सम्मानित वोट से जीत करके आएंगे वो, और बिन्नी जी से कोई फर्क नहीं पड़ना, और जो भी भाजपा के नाम पे उनको वोट मिल जाए, लेकिन हमारे मनीष सिसोदिया जी ने काम किया है वहां पे पड़पड़गंज में। नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब चलिए, अब दिल्ली चुनाव के बारे में यहाँ पर मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पर अब आगे को लेकर के विजन क्या है? 49 दिन का मौका आपको दिया गया था, लेकिन उस टाइम आपका कहना है कि यहाँ कांग्रेस का समर्थन छूट जाता है या फिर लोकपाल के ऊपर समर्थन नहीं दिया था। अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो आप समर्थन लेंगे, और समर्थन के बाद में सरकार नहीं गिरे, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए, अगर संभावनाएं हैं, आपको बताता हूं कि इस बार जो आगे कुछ कमियां रह गई, जो अरविंद जी भी मानते हैं, उस चीज को फिर हम लोग दोहराना नहीं चाहेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से फिर हम लोग मुखाबित होंगे, लेकिन लोकपाल तो लाना ही है।
अभी तक कहाँ है? आप लाओ ना, आपकी गवर्नमेंट, आप लोगों ने भी आपके लोकपाल की बात की मैनिफेस्टो थी, में आप लोग भी करप्शन की बात किए थे, आप लोग लेकिन करप्शन का पासवान जी, आपके एमसीडी भ्रष्टाचार में लिप्त है, करप्शन में लिप्त है, लूट खसोट में लूट है। तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, इस बार भ्रष्टाचार की तो मैं सुन नहीं रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ वाईफाई सिटी या फिर आपको पानी बिजली मुफ्त कर देना, दिल्ली में भ्रष्टाचार बिल्कुल गायब हो गया। सर मैनिफेस्टो आपने शायद पढ़ा नहीं, आप ठीक से देखें, और बीजेपी वाले साहब को भी कहेंगे कि देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उसमें है, लेकिन उसे भुनाया। पिछली बार तो आपको एक बिल्कुल एक साफ सा मुद्दा था कि आपको भ्रष्टाचार साफ करना है। जब आपने देख लिया कि इस पर वोट नहीं आने या फिर एक मुश्किल सा एक स्टेप है यहां पर, तो आपने वाईफाई सिटी का युवाओं को मैं उसी पे आ रहा हूं सर। गवर्नमेंट बनते ही जो हम लोग की प्रॉमिस थी 49 दिन में हम लोग किया, पानी फ्री, बिजली आदि, वो अंडरस्टूड है, हम लोग एकदम आते ही होगा। दूसरी बात, वाईफाई फ्री हम लोग करेंगे पूरे दिल्ली में, वो भी है। 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे, बहुत सारे युवाओं के लिए योजनाएं हैं, देश के लिए बढ़िया पानी, मतलब कि ये दिल्ली सिटी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए पानी देंगे। और आपको बताऊं कि यहां पे जो भ्रष्टाचार की बात है, हम लोग के भ्रष्टाचार तो एजेंडा में रहा ही है। अब भ्रष्ट लोगों को कभी भी आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार क्यों नहीं भ्रष्टाचार? इस बार सिर्फ वाईफाई भ्रष्टाचार के आधार पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आप देखिए कि कानून में बड़ा स्पष्ट है कि जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य में आपका ऑर्डिनरी जहाँ आपका रेजिडेंस है, निवास है, वहां से आप चुनाव लड़ सकते हैं, वहीं आप मतदाता हो सकते हैं। आज सारी दुनिया को पता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं रहते। एक सरकारी आवास के पते पर अरविंद केजरीवाल का वोट रजिस्टर होना ये अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मित्तल साहब को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी जी जाकर बनारस में लड़े, और एक जगह से नहीं, दो जगह से चुनाव लड़ा। बनारस में चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव में आप 6.5 लाख वोटर फर्जी थे, किसी भी देश के किसी भी 3 लाख फर्जी आपने कह सकते गलत बात। या तो फिर आपके पास व्यक्ति के पास अपना आधार क्या है? सर हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वोटर नाजायज रूप से बने हुए हैं। एक सरकारी आवास पर वोट का होना, उनके आवास छोड़ने के 6 महीने बाद भी, ये गैर कानूनी है, क्रिमिनल ऑफेंस है। आगे चल के उनको भुगतना पड़ेगा। विजय देव को हटाया गया, क्यों हटाया गया? 6.5 लाख वोटर। जी आपको मौका दिया जाएगा। पहले आज उन्होंने एक रोड शो किया, 100-150 बसों में लाके भर के लोगों को लेके आए। आप देखिए, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने उसकी कंप्लेंट की है, इलेक्शन ऑफिस को भी की है, दिल्ली पुलिस को भी की है। स्कूल के बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म में बसों में भर के लाया गया, टोपियां पहना के रोड शो में चला दिया गया। और 100 बसें लेके आना या इससे अधिक बसें लेके आना, 150, 200, 300 बसें लेके आना, उनका खर्चा कहां डाला गया चुनाव के अंदर? अरविंद केजरीवाल जी इसका लाभ उठा के कि साहब मेरा खर्चा नामांकन के बाद होगा। आज उन्होंने नॉमिनेशन नहीं भरा, नॉमिनेशन के जुलूस में बसों का खर्चा जोड़ा जा सकता है, इसलिए बहाना लगा के आज नॉमिनेशन से भाग गए। दिल्ली की जनता देख चुकी है कहां से भागे। आज इस चुनाव में भी नामांकन से भाग गए अरविंद केजरीवाल, केवल इसलिए कि उनकी रिपोर्ट हो गई, उनको पता चल गया कि 300 बसों का खर्चा और लोगों को लाने का ये जो अनैतिक काम उन्होंने किया है, इस प्रकार से स्कूल के बच्चों को लेके जो रोड शो में गए हैं, यही उनके नामांकन को रद्द करने का आधार बन सकता है। आज भाग गए, आज नामांकन नहीं किया। सर इन लोगों के भागने का, भाजपा कांग्रेस के जहन से भागने का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। ये लोग दिल्ली की जनता के जहन से नहीं होने वाला। मुझे तो जहां तक लगता है कि ये लोग, क्या लोग ये चीज भूल जाएंगे? नहीं बता रहा हूं मैं, नाथूराम गोडसे लोगों को ये लोग महान व्यक्ति बताते हैं। दूसरी बात रही कि आज इतनी बड़ी जनसभा को बदलना चाहते हैं, आज तो चर्चा बदली है। फिर आइए कश्मीर के ऊपर, सर मैं कश्मीर के ऊपर मैंडेट लाने की बात करते हैं। मैं वही आ रहा हूं, मैं बहुत आज थका हुआ हूं। मैं उसी सभा में, उसी रैली में था मैं, और आपको मैं बताऊं कि इतनी बड़ी जनसलाब थी, इतना दिल्ली के लोग उमड़ चुके थे कि जिससे कांग्रेस वाले को तो छोड़ो, भाजपा वाले लोगों को डर हो गया। कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है कि इतने जनसलाब कहां से आ गए? और किसी को हम लोगों ने बुलाया नहीं, इनवाइट नहीं किया, सब लोग अपने मन से आए, झंडे बैनर टोपी के साथ आए। ये आपको ये बदलाव है दिल्ली का। जितनी यहाँ पर भीड़ है, जितनी भीड़ आई यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन है, ये चीज काफी है ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अभिषेक जी, मैं पूछना चाहता हूं कि हर विधानसभा के उम्मीदवार को, क्योंकि भीड़ को वोट में तब्दील करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आपको बताया, स्कूली बच्चे वोट देंगे क्या?
स्कूली बताइए बच्चे, पासवान जी। मैंने सारी वीडियो बनवाई है आपको उसकी। बताता हूं सर कि ये लोग वहां पे गोल डाकखाना के पास जो चर्च स्कूल है, कौन सा स्कूल है, उसके सामने का वीडियो बना लिया कि बच्चे लोग का छुट्टी हुआ, वहां पे टोपी हम लोग बांट रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है ये। नहीं बसों में मैं इनकी बात को खारिज करता हूं। बसों में बैठे देखे स्कूल चलिए, लोग चलिए, अपने चलिए, अपने अब भागने की यहाँ पर बात हुई। अब भी 2 दिन पहले ही अजय माखन साहब हैं कांग्रेस की तरफ से बुकलेट जारी किए हैं 49 दिनों की उल्टी चाल, दिल्ली बेहाल और अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह का कुछ है यहाँ पर। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस दोनों पार्टी और यहाँ तक कि जनता का भी ये मानना है कि जब उन्हें मौका दिया गया था तब काम नहीं किया गया। ये छवि को प्रभावित करता है और इस छवि को सुधारना एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। जिसे मानते हैं कि लोगों की मानसिकता बदलेगी कैसे। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए और इन दोनों पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा का साजिश के तहत कि इनको आगे बढ़ाओ और पीछे से समर्थन खींचेंगे, दिल्ली विधानसभा में ये लोग मिल चुके थे और कोई भी अरविंद कुछ काम करना चाह रहे थे उस पर ये लोग जरा भी सहमत नहीं। काम करना रही चाहते थे? बात कौन सी दिल्ली की बात, दिल्ली में जितना अरविंद केजरीवाल 49 दिन में कर दिखाए उतना शीला दीक्षित के राज्यों में कॉमनवेल्थ गेम, कोल, केंद्र के सरकार में कोल माइंस क्या क्या सब घोटाले हुए सामने आए। बीजेपी एमसीडी में उसका समर्थन लिया। जब आपको लगता है कि कांग्रेस तो कांग्रेस का साथ लेना ये फिर कहां तक ठीक था? यहाँ तक कि कस्में भी खाई थी अरविंद केजरीवाल ने बड़े दीक्षित के लिए कहा था कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, सरकार आप आने तो दे, यहाँ पर मैं इतनी कार्रवाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सारी चीजें। सर अरविंद समर्थन भी ले लिया। मैं आ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार बनाना नहीं चाहते थे कभी भी, वो आप लोग कहते हैं कि आपने बच्चे का कसम खाया, बनाना नहीं चाहते थे, लालच आ गया उनको। उन्होंने खाया था कसम। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने 335 250 सभाएं की पूरे दिल्ली में और उन्होंने पूछा सभी से, उनको उम्मीद नहीं था कि लोग कहेंगे कि क्या कि आप सरकार बनाओ, लेकिन जनता कहे कि आप सरकार बनाओ। लेकिन हम लोगों ने फिर जब छोड़ने की बारी आई, 49 दिन बाद छोड़ी हम तो क्यों नहीं जनता से पूछा? पीएससी कोर कमेटी सबसे बैठ करके सलाह किया, उसके बाद अरविंद ने छोड़ा। उस समय जनता से क्यों नहीं पूछा? जी बिल्कुल, जब जनता के कहने पे सरकार बनाई तो जनता से पूछ के सरकार छोड़ते नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है, क्योंकि आशुतोष जो आपकी सीनियर नेता हैं, जब वो रोहिणी में गए थे यहाँ पर, तो उन्हीं के ही जो स्थानीय विधायक है जिनका टिकट काट दिया गया था, राजेश गर्ग, उनकी नाराजगी थी यहाँ पर। समर्थकों ने हालांकि उन्हें घेर भी लिया था यहाँ पर। तो गुटबाजी इतनी है और समर्थकों का, यहाँ तक कि जिन नेताओं का टिकट कट रहा है उन तक का यहाँ पर कहना है कि पार्टी में एक तानाशाही फैक्टर है यहाँ पर, कि अपनी जिम्मेदारी अपनी मर्जी सिर्फ थोप दी जाती है यहाँ पर, चाहे आप माने चाहे ना माने। देखिए वहां जहां तक रोहिणी की बात है, और वीडियो क्लिप्स हमने भी देखा था, और आशुतोष जी वो उनको घेरा नहीं गया था, लोग अपने गिरवान तो लोगों की नाराजगी तो वहां पर वो अपने गिरवान के पीछे कारण क्या? वो अपने गिरवान से रख रहे थे, अपनी नाराजगी रख रहे थे, बात कुछ रख रहे थे, बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे सच्चाई क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। टिकट तो कल को मान ले कि हम सर लोकसभा लड़े, कल को जरूरी नहीं है कि मुझे आम आदमी पार्टी लोकसभा ही लड़ाएगी। लेकिन 1.5 साल पुरानी पार्टी में इतनी नाराजगी, प्रमुख चेहरे जो आपके साथ थे, वो सिर्फ 1.5 साल के अंदर ऐसी क्या नीतियां हैं और ऐसा क्या लालच यहाँ पर दूसरी पार्टियों ने दिया है कि लोग छोड़ छोड़ के आपको जा रहे हैं? वन मैन शो? कोई नहीं सर, वो वन मैन शो तो भाजपा में भी है। नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह का, इनके पास कोई फेस ही नहीं। लेकिन अब तो कम से कम आप कह सकते हैं कि दिल्ली में कम से कम मोदी चेहरा नहीं है, यहाँ पर कम से कम किरण बेदी का फेस निकाला गया है यहाँ पर। आप ये चीज तो कहते हैं यहाँ पर सर, क्योंकि शुरुआत में आपकी मांग थी कि क्यों आपने सीएम कैंडिडेट नहीं उतारा, अब जब उतार दिया तो इसमें भी आपको दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैदान में हम लोग हैं, खुल करके हैं और जनता बताएगी। यहाँ पर एक खुली बहस की चुनौती दी थी किरण बेदी को, जब अजय माखन कांग्रेस की तरफ से जब उन्होंने इस बात को मान लिया था कि मैं तैयार हूं, यहाँ पर क्यों बीजेपी को टारगेट करना था? अजय माखन से जब उन्होंने इस बात को मान लिया था कि चलिए मैं बहस के लिए तैयार हूं, क्यों उस ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा? नहीं, मैं तैयार हूं, आए ना सामने कहीं भी। अजय माकन जी की बात जहां तक है, तो अजय माकन जी की बात मैं करता हूं कि कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है और कांग्रेस इतनी हताहत हो गए हैं, उनके पार्टियों में इतना ये है कि ऐसा ना हो कि 70 की 70 सीटों पे उनको जमानत जब्त हो जाए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार रेस में ही नहीं है? आप मान के चल रहे हैं रेस में ही नहीं है जी। और बीजेपी के पास में यहाँ पर क्या फैक्टर है? आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी से आपकी फाइट है तो क्या फैक्टर है उसके पास ऐसा? ये नंबर 2 की पार्टी है। ये पिछले चुनाव के आधार पर आपका मानना है या फिर मोदी फैक्टर है? नहीं, अभी का कोई मोदी फैक्टर नहीं। दिल्ली में कोई मोदी वेव नहीं। अगर मोदी वेव होता तो ये अपने कैडर के आदमी को उतारते।
मोदी वेब कहीं भी नहीं है। ये अनिल मित्तल जी, जब से कुछ नए उम्मीदवारों को शामिल किया गया है यहाँ पर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का यहाँ पर कहना है कि अपने पास चेहरे नहीं है, बीजेपी के पास में चेहरों का अकाल है, इसीलिए दूसरी पार्टी के चेहरों को ला करके और उन्हें तुरंत प्राइम फेस भी बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अभिषेक भाई, प्रारंभ में आपने पसंद किया था कि अपने चेहरों को छोड़कर उनको दरकिनार किया गया। चेहरे थे नहीं तो दरकिनार किसको किया? नहीं, जगदीश मुखी भारतीय को जनता तो पार्टी उन्होंने के ही पास- यहाँ पर टारगेट किया था। जगदीश मुखी हैं, सतीश उपाध्याय हैं, ऐसे चेहरे थे जो आम आदमी तो पार्टी ने जगदीश मान मुखी लिया चुनाव था कि लड़ ये रहे कम हैं। से कम सीएम फेस है यहाँ पर। नहीं, आम आदमी पार्टी के मानने से नहीं, जनता स्वीकार करेगी, पार्टी नीति तय करेगी, पार्टी ये देखेगी कौन व्यक्ति। डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हुए पड़े हैं, ये विजय मुझे गोयल लगता जैसे है कि आदमी लोग नाराज हुए ये पड़े हैं। व्यक्तिगत इनके बहुत गहरे संबंध इस तरह के लोगों से इन्होंने बनाए और होंगे। वही भाजपा इसी राह से है कहते होंगे जो कि विजय गोयल भारतीय साहब जनता कहते हैं कि पार्टी का पूर्वांचल के प्रत्येक लोगों कार्यकर्ता, को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे आदर्श हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे नेता हैं। एक एक पार्टी का चुनावा प्रतिनिधि, सातों सांसद, पूर्व के सभी विधायक, पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस चुनाव में उतरे हुए हैं और आदरणीय किरण बेदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और हमारा मिशन बड़ा स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में हम 60 सीटें जो लोकसभा में जीते थे वो लगभग सभी सीटें बरकरार रखने में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो यानी लोकसभा की जीत को विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। लेकिन पासवान जी, यहाँ अब क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी एक हल्का सा ट्रेंड वहां पर रहता है। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आप नहीं जीत पाए थे, उसका असर विधानसभा चुनाव की जीत पर कितना रहेगा? वो शेड देखने को मिलेगा। कैसे करें सर? लोकसभा में हम लोगों ने पंजाब से 4 सीटें, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, दिल्ली में सर हम लोगों की हार जरूर हुई, लेकिन वोट परसेंटेज भाजपा से विधानसभा चुनाव में बड़ी है। इतना अच्छा खैर आपने काम किया था, 28 सीटें आपने खींच भी ली वहां पर। लोकसभा चुनाव में क्या कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली छोड़ गए? और दूसरी ओर जब अब वापस से मेहनत करनी पड़ रही है वही जनाधार बनाने के लिए केजरीवाल को। नहीं, आपको मैं बता दूं कि लोगों ने कहा कि अरविंद जी दिल्ली छोड़ करके बनारस चले गए, लेकिन कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने माना कि वाकई में मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए मतलब उन्हें याद आई ना बाद में, हाँ। जब वो एक बार हार गए, हाँ। फिर उनको याद आया कि लेकिन चलिए इससे अच्छी तो दिल्ली है, वहां पे कुछ तो अपनी पैठ है। आप ये चीज मानते हैं? नहीं, देखिए कि यहाँ पर कि दिल्ली के बाहर तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की कैसी स्थिति रहेगी और जैसे कि लोकसभा चुनाव में रही है, लेकिन दिल्ली में आप ये मानते हैं कि चलिए सेफ सीट है, अपना गढ़ है यहाँ पर, यहाँ उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये टक्कर इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा आप क्यों भूल जाते हैं सर कि भाजपा जब अपना पार्टी बनाई थी तो उस समय ये 2 सीट जीत के आए थे और हम लोग लोकसभा में 4 सीट जीत के आए हैं। नहीं, और पिछले चुनाव में तो 35 साल लगे यहाँ तक आने में। चलिए आप ये और चीज भी मान सकते हैं। हम लोग पूरे देश में सर आज उस 30-35 साल अभिषेक जी, पहले भारतीय जनता भाजपा से पार्टी आज बहुत 80 में बनी थी मजबूत स्थिति में। और 96 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। गलत कह रहे हैं कि 2 सीटें थी। इनकी आदत है लोकसभा झूठ में। बोलने की। लोकसभा में चलिए, 96 चलिए। सीटें थी भारतीय जनता पार्टी इनके पास सही जानकारी नहीं है। पासवान तो 80 में 2 सीटें थी, आपको जानकारी नहीं है। आपके पास में बहुत बड़ा फैक्टर था, अब तीसरे ऑप्शन थे यहाँ, क्योंकि कांग्रेस का 15 साल का शासन था। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे उनका वोट टूट के गया आम आदमी पार्टी के पास में, क्योंकि कांग्रेस 15 सालों से थी यहाँ पर और लोगों की नाराजगी है, जाहिर सी बात है। जब नहीं, उस वक्त बीजेपी का इतनी वोट अच्छी नहीं लहर टूट थी, गया। जब उतनी अच्छी लहर थी तब 28 सीटें रही हैं। इस बार बीजेपी बहुत हावी है और कांग्रेस भी कम से कम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर करती है। ऐसे में चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, चुनौती तो रहती है चुनाव में, ऐसा नहीं कि बिना चुनौती के ये चुनाव आंकड़े होता है। देना चाहूंगा। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि दिल्ली की जनता इस बार डिसाइड कर चुकी है, पूरा मन बना चुकी है कि इस बार 5 साल केजरीवाल। जी, तो आपको लगता है? मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से नेता अनुज आत्रे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में आपके साथ में। अनुज जी, क्या लगता है यहाँ अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में खींचतान है कि सत्ता किसके पास है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कुछ पहल नहीं है। क्या लगता है कि जो हालत है कांग्रेस की वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं है या फिर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस? क्या कहेंगे? दोनों ही बातें नहीं है, हालात बिल्कुल स्थिर है। पिछले चुनाव में जरूर थोड़ा सा हमारे अनुकूल रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि 15 सालों की दिल्ली की जनता को जो है एंटी इनकम्बेंसी का एक वो कारण था जिस वजह से हम लोग सत्ता से थोड़ा सा बेरुखी होनी पड़ी जनता की। पर अब 1 साल का जो समय बीत गया है
दिल्ली की जनता महसूस कर रही है कि कांग्रेस के शासनकाल जाते ही दिल्ली की विकास की डोर रुक तो चुकी सत्ता है। विरोधी जो लहर थी एक साल में जनता भूल कैसे जाएगी? जनता ऐसे नहीं 15 भूली है, सालों से जनता उस चीज को महसूस कर रही है कि कांग्रेस के जो 15 साल का रहा था, दिल्ली में विकास हुए, दिल्ली में काम हुए, और एक साल में जो है इतना दिल्ली हमारी पीछे हो गई है कि जो काम थे आगे काम बढ़ने के बजाय जो चल रहे थे काम वो पीछे हो गए। तो लोग अब महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ही ऐसी इसका मतलब पार्टी थी जो केवल विकास और जो कहते थे उसी पे काम किया है। हमारी पार्टी ने आज तक कभी भी कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया, कोई बड़े वायदे नहीं किए, काम किए, काम के नाम पर वोट मांगा है। आम आदमी पार्टी की सरकार को आपने स्थायी समर्थन क्यों नहीं दिया? जब आपने कहा था कि जब आप सरकार बनाने का मौका दे रहे थे केजरीवाल को, 8 विधायक थे आपके पास भी, आप अगर चाहते, आप दिल्ली की जनता का हित चाहते तो आप स्थायी तौर पर समर्थन दे सकते थे, लेकिन आप फिर पीछे क्यों हटे? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमारी पार्टी कहां पीछे पासवान जी हटी? का यहाँ पर मानना है हमारी कि पार्टी आम आदमी कब पीछे हटी? हमने का बिल्कुल सरकार समर्थन। गिराने में आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की भूमिका रही है। अंदर से आपने दिया, लेकिन बाहर बाहर कुछ दूसरा गेम था। पासवान जी क्या कहेंगे? पासवान जी बता दें कि सरकार ने, कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया है या इन्होंने इस्तीफा दिया है? मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहूंगा कि ये कहे कि दिल्ली की जनता एकदम ये हो चुकी है कि कहते हैं कि एक साल में बहुत दिल्ली पीछे चली गई है, और दिल्ली की जनता भूली नहीं है। दिल्ली की जनता को 15 साल की सरकार याद है। लूट खसोट, भ्रष्टाचार, घोटाले ही घोटाले। और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस की जहां तक बात रही तो कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है, कि नहीं रेस में है दिल्ली में। और आपका एक ये सवाल था कि विधानसभा में जी इन्होंने बाहर से समर्थन दिया, लेकिन साथ किसके हो गए? सदन में, दिल्ली विधानसभा में भाजपा, ये दोनों साथ हो गए एकदम। और कोई भी अरविंद काम करना चाहता था, कुछ भी लाना चाहते थे, जब के दोनों का मानना है कि जब के ये लोग विरोध करते थे, उसमें केजरीवाल इस्तीफा तो आपने दिया था। जब लोकपाल पास नहीं हुआ था तो आपने इसे अपनी कमी के तौर पर माना और आपने इस्तीफा दिया। लोकपाल का बहाना था, आप ये साबित कर सकते क्योंकि अन्य लोकपाल का बहाना था, असल उद्देश्य तो वाराणसी जाना था। अभिषेक जी, लोकपाल का बहाना था, असल उद्देश्य तो वाराणसी जाना था। तो सर, अगर वाराणसी जाना था, बन गई थी कि दिल्ली तो हमने जीता ही है, चलिए अब एक बार जो सर 56 इंच का सीना कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, वो बनारस छोड़ करके फिर गुजरात भाग गए। गुजरात से बनारस आए थे, फिर गुजरात से बनारस से फिर गुजरात चले गए कि हम 2 जगह से लड़ेंगे। और देश की कितनी पैसे के नुकसान हुआ है वो ये आप लोग निर्वाचन आयोग के पास जब छोड़ दिया आपने, और सरकार के बाद जब पुनर्चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी तो बहुत कुछ यहां पर जा रहा है। मैंडेट नहीं था सर। कांग्रेस ने अगर पीछे खींचा होता तो एक बात थी, आपने पहले ये मान लिया कि चलिए आने वाले 5 साल में कांग्रेस और कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती, लेकिन वो तो बात की बात थी ना। यहां पर आप पहले जो उद्देश्य थे, मैनिफेस्टो में लोकपाल के अलावा बहुत सारी चीजें थी, उन्हें दरकिनार किया गया। सिर्फ लोकपाल ही ऐसा, और इस बार लोकपाल कोई कारण नहीं था अभिषेक जी। नहीं, अगर लोकपाल 2 दिन बाद आ जाता, केवल सदन की मांग इतनी थी कि आप इसको कानूनी तरीके से लाएं लोकपाल को, और ये कहते नहीं मैं तो ऐसे ही रखूंगा। लोकपाल विधेयक अगर 2 दिन बाद सदन में आ जाता तो सरकार नहीं कहती, जवाबदारी पूरी होती, लेकिन उद्देश्य तो वाराणसी जाना लेकिन था। सर, आप लोगों को पता है कि सदन में जब कांग्रेस की सरकार क्या थी, लगता है पिछले तो लोकपाल के नाम पे कितने तांडव हुए? चलिए आपको मौका बताया गया था। अनुज जी, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद में झारखंड, जम्मू कश्मीर, फिर लोकसभा चुनाव, 5-6 ट्रेंड ऐसे हैं जो कांग्रेस की गिरती हुई ग्राफ को दिखा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली, जहां पर 15 साल की सरकार के बाद में नकारा गया, और ऐसा कि सिर्फ 8 एमएलए हैं आपके पास में, तो ऐसे में कितनी उम्मीद है यहां पर कि कांग्रेस फाइट बैक करके वापस आएगी इस लड़ाई में? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी फाइट बैक कर रही है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि झारखंड, जहां जहां आपकी सरकारें थी वहां से आपको निकाल दिया गया। हरियाणा में 10 साल आपने राज किया, लेकिन उसके बाद में क्या लगता है कि अगर सत्ता विरोधी लहर है तो सत्ता विरोधी लहर दिल्ली की जनता क्यों भूल जाएगी 15 साल? देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, पूरे विश्व में सबसे लोकतंत्र है। हम यहाँ की जनता को कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे सैल्यूट करते हैं। किसी भी पार्टी को जो है देश की जनता, जो अगर कोई गलती करते हैं तो मौका नहीं देते, पर हमारी पार्टी को हर प्रदेश में, हर राज्य में देश की जनता ने 2-2, 3-3 बार दोबारा चुना, क्योंकि हमारे काम को उन्होंने मंजूरी दी, हमारे काम को पब्लिक ने सराहा। इसीलिए दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार जीत गई, इसीलिए हरियाणा में 2 बार हम जीत गए, इसीलिए महाराष्ट्र में 2 बार जीत गए, इसीलिए हम केंद्र में जीत गए हैं। सब भाजपा यहाँ पर, लेकिन अब तो तीसरी पार्टी है आपके पास में, विकल्प है यहाँ पर। तो जनता जानती है कि किस ओर जाना है और किस ओर यहाँ पर काम किया गया। जनता उस विकल्प, कांग्रेस की ओर से काम किया रहता तो
क्या लगता है कि ऐसी हालत क्यों हुई कांग्रेस की? तीसरे विकल्प को जनता देख चुकी है, इनकी कार्यशैली को देख चुकी है, इनकी पिछले 1.5 सालों में जो है किस तरह से यू टर्न लेते हैं, किस तरह से बातें झूठी बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, ऐसी असंभव बातें बोलते हैं कि जो किसी भी प्रदेश की कोई भी मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर सकता। इसीलिए इन्होंने सत्ता छोड़ करके भागे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे वायदे करके आए थे और हमने इनको समर्थन दिया कि आपने जो वायदे किए हैं, ठीक है, हम लोगों ने झूठे वायदे नहीं किए, झूठे सब्ज नहीं दिखाए जनता को, जनता उससे बरगला गई। जनता ने तुमको मैंडेट दिया, वोट दिया, आप उन बातों को पूरे करके दिखाएं। यूटर्न लिया है यहाँ पर अनिल जी, यूटर्न की बात यहाँ पर की है। अजय माकन जी ने जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी ने यूटर्न लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार पर भी इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने भी यूटर्न लिया है। यहाँ पर यूटर्न काफी यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के पास क्या अपना कोई विजन नहीं है? वो सिर्फ ये जानते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के पास अपना क्या थॉट है? क्या लगता है कि थॉट की कमी है यहाँ पर कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस की तो बात अभिषेक जी है कि आज देश की जनता कांग्रेस से मुक्त होना चाहती है। कांग्रेस अपना 100 वर्षों का जो ऐतिहासिक उसका एक स्वरूप था उसको खो चुकी है। आज एक परिवार की पार्टी बनके कांग्रेस रह गई है। ये मेरे कांग्रेस के मित्र अच्छी तरह जानते हैं उनकी अंदर स्थिति क्या बने। मैं उस पर चर्चा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के यूटर्न की बात आप करते हैं, उसको मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज का भी जो ड्रामा था, अभी मेरे मित्र राजकुमार पासवान जी ने कहा कि साहब रश था। रश आपके कंट्रोल में नहीं था, मतलब आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता थे ना आपके हिसाब से, या ट्रकों में बसों में पैसे देके भगे लाए गए थे? हम वो काम नहीं करते हैं, वो भाजपा की नीयत है। नहीं तो फिर उन पे आपका अनुशासन क्यों नहीं था कि उनका नेता नामांकन भरने जा रहा है, नामांकन भरने नहीं गया केवल इसलिए भीड़ की वजह से रुक गए थे। इनका ये मैंडेट दे रही है, भीड़ के पब्लिक के जनता इतने चाह रहे हैं कि उनको अपने समय पे वो पहुंच नहीं पाए, इतना क्राउड था उस बीच से निकल नहीं पाया अरविंद केजरीवाल। अभिषेक जी, इस देश के इस मजबूत लोकतंत्र में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि जनता टोपी लगा के बसों में भर के स्कूल के बच्चों को साथ लेकर के और नामांकन भरने की दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल की आएगी। ऐसी स्थिति अभी इस देश की नहीं बनी है। इस स्थिति में भी हम देश को नरेंद्र मोदी जी का कहना है सर, नरेंद्र मोदी जी का कहना है आज का परिवारवाद करो लेकिन बीजेपी छोड़कर, परिवारवाद करो लेकिन बीजेपी छोड़कर। जी बताइए। जी ये मैंडेट की बात करते हैं, जनता ने कोई मैंडेट नहीं दिया, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। आज का जो एपिसोड हुआ है वो भी अराजक इन्होंने तत्व बीजेपी कांग्रेस बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता के साथ जो है जब भी नामांकन भरने जाते हैं, हजारों की संख्या छोड़िए लाखों की संख्या में भी लोग जाते हैं, पर कभी भी इस तरह का अराजकता का माहौल कहीं नहीं हुआ। अराजकता की बात आपने यहाँ पर की, लेकिन अजय माकन ने जिस तरह की बुकलेट यहाँ पर दी और कांग्रेस का अब ट्रेंड है यहाँ पर, आप अपना विजन क्यों नहीं रखते हैं? दिल्ली को लेकर के क्या थॉट है आपका? आपने सिर्फ बीजेपी सरकार ने या फिर आम आदमी ने इतना किया उतना नहीं किया, ये सब चीजों से, और इन सब चीजों से हटकर आप अपना एक विजन रखें ना दिल्ली की जनता के सामने, जिसके पक्ष में आपको वोट मिले। यहाँ अगर हमारा अपना विजन नहीं होता तो हम 15 साल जो है दिल्ली की हमारी सरकार सेवा नहीं करती। चलिए आप मानते हैं कि ये चीज अजय माकन क्योंकि एक वरिष्ठ चेहरा है, सुनिए अजय माकन एक सीनियर नेता है यहाँ पर, उनकी तरफ से सिर्फ इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, एक बुकलेट का आयोजन किया जा रहा है ये बताने के लिए कि दूसरी पार्टी ने क्या नहीं किया, जनता के सामने क्या छवि जाएगी यहाँ पर, क्या ये शोभा देता है? आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। कांग्रेस, जनता जानती है कांग्रेस क्या है, पर इन लोगों ने बरगलाया, झूठे वायदे किए, झूठी घोषणाएं करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो पूरी नहीं करता। तो जनता की आंखें खोलना भी हम लोगों का फर्ज है। उन लोगों पब्लिक को बताया जाएगा कि किस तरह से आप इनके झूठे मकर जाल में पहले फैले थे, अब फिर ये झूठे वादे कर रहे हैं जो काम नहीं हो सकते। फिर दिल्ली जो है एक तरह से फिर अराजकता का माहौल आएगा और ये कुछ नहीं करेंगे। तो इनके झूठ का फायदा जो है सफाया और झूठ का सामना पब्लिक को हमें करना, वो भी हमारा फर्ज है। अराजकता की बात यहाँ पर की, अरविंद केजरीवाल जी को पिछले 4 दिन में चुनाव आयोग की तरफ से 2 बार नोटिस भी आया हुआ है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस वाले आपको पैसे दे तो पैसे ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर, ये चुनाव प्रचार में एक आम आदमी पार्टी ही नहीं, ये भाजपा कांग्रेस वाले भी अपने स्पीच में कह जाते हैं, कई रिकॉर्ड में आ जाते हैं कि पैसे बांटने जैसी जो चीजें होती हैं, ये तो सब चीजों को सर ये लोग मुझे जहां तक पता है, मैं भी लोकसभा लड़ा हूं, मुझे अंदर खाने से जो पता है कि ये जो खाने पीने का जो भी चीजें बांटे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किसी पे निर्वाचन आयोग निगरानी रखते हैं और किसी पे नहीं रखते हैं। निर्वाचन आयोग को केयरफुली देखना चाहिए
और उनको अपनी स्वतंत्र रूप से ये चुनाव प्रचार को अपने अंडर में ये करना चाहिए उनको। लेकिन आरोप यहां पर दिए जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि आरोप इतने हैं उनकी तरफ से कि पूरी लिस्ट है उनके सामने। लेकिन पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों पे रहा कि अगर आपको फोर्स करते हैं तो मान लेना उनकी बात, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। अभिषेक जी, मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ, ये देश चलाने की बात करते हैं, दिल्ली चलाने की बात करते हैं, आज चुनाव लड़ते समय आरोप लगाते हैं कि ये लोग पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं। भाई अगर आपके पास इतना कंट्रोल नहीं है, इतनी आपके पास विल पावर नहीं है, आज की घटना घटी, मैंने आपको बताया कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक अनैतिक काम किया, चुनाव की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा, प्रयास नहीं किया, तोड़ा, तुरंत उस पर कार्रवाई की गई। तुरंत मैंने उस पर खुद अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, तुरंत मैंने उस पर कंप्लेंट की, पुलिस कंट्रोल रूम में की, चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में कंप्लेंट की, उस पर कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई से डर के पुनः आज केजरीवाल भागे, जिसको बार बार दिल्ली की जनता देख चुकी है कि किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारी से अपने स्थान को छोड़ छोड़ के केजरीवाल भागे। मैं स्टंट लगा करके यहाँ केजरीवाल जी मौके से हट लेते हैं यहाँ ये तो कांग्रेस भाजपा का वो है कि अनुशासन की बात यहाँ पर की है कि अगर इतना यहाँ पर थी तो कार्यकर्ताओं को अनुशासित किया जाता, कम से कम समय पर आप दफ्तर पहुंचते यहाँ पर और अपना नामांकन पर्चा जो है वो आप डालते हैं यहाँ पर। लेकिन केजरीवाल जी समय पर ना पहुंच, सर पूरी दिल्ली इतना चाहती है, दिल्ली की जनता पूरी की पूरी इतनी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए समय पे नहीं पहुंच पाए, वो कल पर्चा भरेंगे। और रही बात अराजकता की बात, मित्र को बता दें कि ये शायद भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ बनारस में जो हुआ, कल रोहिणी में किरण बेदी जी का रोड शो था, वो उस पे निर्वाचन आयोग जी का नजर नहीं जा रहा है। तो आपको लगता है कि रोड शो के जरिए पर, क्योंकि अभी तक वहां पे रेड लाइट जो बीजेपी और जो कांग्रेस है दोनों की तरफ से जो सीएम चेहरे जो किरण बेदी ने भी नहीं दिया है, ऐसे में क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इंतजार में कि चलिए दोनों को यहाँ पर देखता हूं, दोनों जिस दिन देने जाएंगे उसी दिन मैं अपना रोड शो और फिर से एक बार शक्ति दिखाना चाहूंगा दिल्ली की जनता को। क्या ये है क्योंकि कल के दिन का इंतजार है उन्हें कि कल कुछ नहीं, शक्ति प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग पर्चा ये मैं भी लोकसभा लड़ रहा हूं तो मेरे साथ भी पर्चा भरने लोग जाते हैं, हर एक नेता लोग के साथ। रही बात किरण बेदी जी ने सारे रेड लाइट क्रॉस कर दिए, कहीं छोड़ के नहीं भागे, सारे रेड लाइट क्रॉस कर दिए, कहीं पे ग्रीन लाइट और रेड लाइट का पालन किया गया। ट्रैफिक पुलिस में रही है, ट्रैफिक इंदिरा गांधी को, ट्रैफिक पुलिस इंदिरा गांधी की गाड़ी उठा ली गई थी, उनकी रेड लाइट क्रॉस करके, लेकिन उनकी गाड़ी नहीं रोकी गई। चलिए, अब बीजेपी की तरफ से 62 प्रत्याशी हैं और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एमसीडी के चेहरे रहे हैं यहाँ पर, और 28 जो मौजूदा एमएलए उन्हें मौका यहाँ पर दिया गया है। जो कैडर के हैं, जो उनके अपने जमीनी नेता, उनको तो दिया ही नहीं गया। उम्मीदवार आए हैं या फिर कुछ दिन पहले, ऐसे में जो मौजूदा प्रत्याशी थे या जिन्हें उम्मीद थी कि इस उम्मीद से वो लोग मेहनत कर रहे थे कि टिकट यहाँ पर दी जाएगी, उनकी टिकट कटी है। जिसको पैराशूट उम्मीदवार कहते हैं, एक नाम बताइए आप। किरण बेदी जी का नाम बार बार रखा जा रहा है, दिल्ली की 4 दिन पहले आई और फिर उनको 4 दिन पहले पार्टी में आई, इन विचारों में 4 दिन पहले नहीं आई, दिल्ली के विकास को लेकर 4 दिन पहले नहीं लगी है, दिल्ली की सेवा की है, इतने लंबे असर तक की है, देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है जी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, दिल्ली को बीजेपी का काम आएगा। अगर बीजेपी अनुज जी क्या लगता है, एक उम्मीदवार अभिषेक जी बताइए, पैराशूट उम्मीदवार मत कहिए, एक उम्मीदवार का नाम लीजिए, सबकी लिस्ट मेरे जेब में। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि जो उम्मीदें थी बीजेपी की ओर से यहाँ पर बात की जाए तो कैडर्स को, कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात यहाँ पर की जाती है, क्या उस तरह की प्राथमिकता यहाँ पर आपको इस चुनाव में कम से कम देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से? अनुज जी, पिछले जो अभी ताजा घटनाक्रम घटे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये एक हफ्ते के अंदर, हम लोग हैरान हैं कि आखिर क्यों इनके अंदर इतनी हताशा ये दर्शा रहे हैं कि इनके पास कैंडिडेट्स की कमी हो गई है, इनके पास कार्यकर्ताओं पे इनको अपने विश्वास नहीं है, जो इनको सिर्फ डेली अपना कोई ना कहीं से किसी न किसी पार्टी से इंपोर्ट करके इन्होंने पिछले 4 दिन के अंदर देखिए कितने इन्होंने जो है दूसरी पार्टी से, कहीं आम आदमी पार्टी से, कहीं कांग्रेस से ला करके अपने इनके हाथ पैर जोड़ करके अपना इन्होंने विचारधारा की बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, वो राजनीति जो जुड़े हुए हैं विचारधारा से, इसका मतलब उस क्षेत्र में इनके पास विचारधारा के, इनके पास कार्यकर्ता और नेता नहीं थे, तभी इनको विचारधारा। अगर कोई आने की कोशिश यहां पर करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ में थी और हालांकि पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, किरण बेदी का यहां पर तर्क था क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी ने किया। कैसे? और अगर आप कहते हैं कि सत्ता का लालच है यहां पर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी या किरण बेदी को कुछ अच्छा पद यहां पर दिया जाएगा? इस बारे में आप पहले से कैसे कह सकते हैं, बताइए। देखिए, अगर सरकार नहीं बना पाए बीजेपी,
तो किरण बेदी जी को राज्यसभा लाया जाएगा, ये अंडरस्टूड है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये अंडरस्टूड है, इसी कमिटमेंट पे उनको लाया भारतीय गया जनता है। पार्टी की सारी नीतियां इनके यहाँ से बनती हैं। और मैं बता दूं कि किरण बेदी जी कहीं न कहीं स्वार्थ में आई हैं ये। नहीं तो वो स्वार्थ आम आदमी पार्टी, या फिर चलिए एक बार महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं, जब तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं वो पूरी की गई? जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था उस समय आप लोगों के चैनल और ने बाइट लिया था किरण बेदी जी को, उन्होंने कहा कि नहीं मैं समाज का सेवा करना चाहता हूं, मैं पार्टी में कभी नहीं जाऊंगी। ऐसा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, उन्होंने खुलेआम अरविंद केजरीवाल का कहा समाज सेवा के माध्यम से रहूंगा, एनजीओ भी राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। राजनीति में कैसे आ गए? खुलेआम जो कांग्रेस भाजपा वाले कर रहे थे कि धरना प्रदर्शन से और आंदोलन से काम नहीं चलेगा, अगर नियम बदलने हैं तो पार्लियामेंट और ये विधानसभा पहुंचो, तो उन्होंने घोषणा किया था कि मैं अब पार्टी, यानी कांग्रेस और बीजेपी की आपने ये बात मान ली बहुत जल्दी, राजनीतिक पार्टी के गठन की बात। जब मेरी सुनी नहीं जा रही, सिस्टम ये लोग सुनिए अन्ना के सहारे आप चढ़े थे और अरविंद केजरीवाल को पहचान ही बेसिकली जो मूवमेंट था अन्ना का वहां से हुई, लेकिन उसके बाद में अन्ना के कंधे पर फायरिंग भी आपने कर दी, बंदूक भी रख दी, उसके बाद में अन्ना जी साइड में हुए, फिर उसके बाद शाहजिया जी, हम लोग किरण जी आई, फिर केजरीवाल जी और अन्ना जी हम लोग के लिए रिस्पेक्टेड है, कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो कह करके मुकर जाते हैं कि हम कभी पार्टी में नहीं जाऊंगी और मैं जनता का सेवा करूंगी, एनजीओ के माध्यम से ये मैक्सेस पुरस्कार भी मिला, मैं भी सलाम करता हूं किरण बेदी जी को, लेकिन ऐसा उनको धोखा नहीं देना चाहिए था। देश कहती है कि मैं दिल्ली की हूं, मैं पूरी दिल्ली मेरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली उनकी है, अब पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल के सामने यहाँ पर कोशिश थी, क्योंकि चलिए कम से कम सीएम कैंडिडेट है यहाँ पर, और सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी, जो पूर्व प्रशासनिक अफसर हैं दोनों ही यहाँ पर, एक के पास में 40 साल का और एक के पास में थोड़ा सा कम अनुभव है यहाँ पर। क्या लगता है कितनी तगड़ी फाइट यहाँ पर रहेगी? क्योंकि जनता इस बार चाहती कि कम से कम कोई ईमानदारी छवि और एक कोई अच्छी छवि हो उनके सामने जिसके चेहरे पर वो वोट डाल सके। और किरण बेदी क्या लगता है कि आपको कि वो चेहरा नहीं है जो वोट ला पाए? सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिल्ली में इनका कोई भी फेस नहीं था भाजपा का। यहाँ पे किरण बेदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल नहीं हो रहा है, यहाँ अरविंद केजरीवाल वर्सेज नरेंद्र मोदी हो रहा है। अब सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मोदी चेहरा है सामने? सर सीएम कैंडिडेट ने डिक्लेयर किया एक सिर्फ ऐसी साधारण, अगर इनके कैडर के होते तो कहा जाता ऐसी चांद से तारा उठा करके ला दिए सीएम कैंडिडेट, वो बिहार दिल्ली की जनता थोड़ी ना मान जाएंगे। अभिषेक जी यहाँ बैठे बैठे मेरे मित्र 2 दफा अपनी स्टेटमेंट बदल चुके हैं। पहले इन्होंने कहा कि इतने पुराने कैडर वाले, पुराने पार्टी में काम करने वाले, 40 वर्षों से काम करने वाले इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेरा वही है, जमीनी नेता को पूछा नहीं जा रहा है। किरण बेदी को लाया गया जी। अब ये कहते हैं कि इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं थे इसलिए किरण बेदी को लाया गया। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कार्यकर्ता की बात नहीं किया, मैंने ये कहा इनके पास कोई चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं है आपके पास भाई, अभी आप दुहाई दे रहे थे। तो अब एक चीज करिए, चेहरा है कि चेहरा है या नहीं, मैंने यहाँ सीधा आपको लगता है बैठते चर्चा किस बात? पहले मीडिया वाले लोग ढूंढ रहे थे कि भाई लड़ाई किसके बीच होगा, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, पूरे दिल्ली की नहीं। तो जब सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, इसका मतलब यह है कि अब किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल है। अब इसमें प्रधानमंत्री को क्यों डालने की कोशिश की जाए? फिर से प्रधानमंत्री सफाई न करे। भारतीय जनता पार्टी में अनिल कुमार मित्तल जैसे कई हजार कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री बनकर के देश की दिशा को आगे ले जा सकते हैं। चेहरा ना है नहीं है ये कहना। सर अरविंद चेहरा किसको कहते हैं? आम आदमी पार्टी के पास अगर इतने चेहरे थे हजारों, तो ये अभी तक ये क्यों कहते आ रहे थे कि हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? इसका मतलब स्पष्ट था इनके पास चेहरा नहीं था। लास्ट टाइम पे जो डिक्लेरेशन हुई है, ये अधिकार किसका था? अभी इससे स्पष्ट होता है बीजेपी के पास अभी 4 दिन पहले तक दिल्ली में कोई चेहरा नहीं था। इनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके ऊपर इनकी पार्टी विश्वास कर सके कि हम इनको मुख्यमंत्री करेंगे। क्या आपको लगता है अब इन्होंने इनके ढूंढ में जाए यहाँ पर बीजेपी को कि कोई ऐसा यहाँ पर चेहरा है जिसको हम आते ही तुरंत जनता के सामने रखते हैं? ये है इससे साफ स्पष्ट होता है इनके पास पार्टी में अपनी जो हजारों को ये नेता बता रहे, कार्यकर्ता बता रहे, उनपे किसी पे इनको विश्वास नहीं था, जिसपे अब तुरंत इन्होंने किरण बेदी को लाते ही अगले दिन विश्वास हो गया। अब कहां से विश्वास आ गया?
अभी तक तो ये कह रहे थे हम सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, किसी को हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम जो विधायक दल का नेता बाद में चुना जाएगा उनमें से करेंगे। अब एकदम से इन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट करके ले आए, पैराशूट से लेकर के आए, ये पैराशूट से लाना नहीं होता और क्या होता है बता दीजिए। आपने कहीं होने के बाद इससे स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी में कितनी हताशा है इस समय। ठीक है, ये अभी तक जीत की खुमारी में थे, केंद्र जीता इन्होंने, चार प्रदेशों में इन्होंने ठीक है सफलता हासिल की, पर ये दिल्ली में आकर के घबरा चुके हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब इनके हाथ से जमीन खिसक रही है। की बात है यहाँ पर आपके एक बहुत ही सीनियर चेहरा अरविंदर सिंह लवली हैं, उनका यहाँ पर मानना है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर क्या लगता है कि हार का डर है या पार्टी की कोई अंदर की पॉलिसी है, क्या कारण है इसके पीछे? ये निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर की पॉलिसी है, हार का कोई डर नहीं है। अरविंदर सिंह लवली जी ने उस समय में भी सीट निकाली थी, पिछले जब 8 एमएलए हमारे दिल्ली में जीत के आए थे, जब हमारे बड़े बड़े इस बार कम से कम ऐसा तो चेहरा आप रखिए जो कम से कम जो जीत सके या फिर जो वोट खींच सके। लवली है यहाँ पर, हमारे 70 प्रत्याशी हमारे ऐसे चेहरे तो हो कि कम से कम जो पिछली बार में जीते हैं यहाँ और इस बार भी सीट खींचने की हिम्मत रखते हैं। सारे के सारे प्रत्याशी हमारे सीट निकालने की हैसियत से हमारे मंत्री कृष्णा दिए तक नहीं इनके साथ खड़ी हो सकी हैं। कृष्णा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, साथ में अब कोई काम करना को किस तरीके से बनाया गया चुनाव लड़ने को कांग्रेस की। अब उनको क्या इसमें दिखाई दिया, अब इस बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। वो किस परिस्थिति में गई है, क्या उनको किस तरह का प्रलोभन दिया गया है, ये तो इनकी पार्टी बता पाएगी। बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारा एक एक प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे कृष्णा तीर्थ इनके साथ प्रलोभन के कारण जुड़ी हुई थी ना जी, कोई प्रलोभन के कारण नहीं जुड़ी हुई थी, प्रलोभन के कारण जुड़ी थी तो ठीक थी, यहाँ जुड़ी है तो प्रलोभन के कारण तो दूसरे दल उनको खींचते हैं अपनी तरफ। अगर आपने भी अब तक खींच रखा था ना अपने पास, नहीं हमने खींच नहीं रखा था, उससे अच्छा से यहाँ थी अपनी शुरू से। चलिए अनुज जी, समय कम है यहाँ पर, मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस की स्थिति विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें तक आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह के हालिया तब्दीली इतनी देखने को मिली है दूसरे वाले पार्टियों में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहेगी दिल्ली चुनाव में? हम इनके दोनों दलों की तरह से कोई झूठी बातें नहीं बोलेंगे, कोई बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे। हम जमीन पर रह करके काम करते हैं, जमीन पर रह के राजनीति करते हैं, विकास के दम पे राजनीति करते हैं, विकास के दम पे जनता से वोट मांगते हैं और जो हमने काम किया है उसी के दम पे वोट मांगेंगे। और आगे भी पब्लिक में ये विश्वास आ गया है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है। जनता यहाँ पर वोट दे, आखिर कैसे यहाँ पर? राजकुमार जी क्या कहेंगे? सर आम आदमी पार्टी जो 49 दिन में काम कर दिखाई है, पानी फ्री, बिजली आधी और भ्रष्टाचार कम हुआ है और बहुत सारे काम हो चुके थे परमानेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस के बच्चे लोगों के लिए, जो कि जनता जानती है। पुलिस 49 दिन में पैसे लेने बंद कर दिए थे रेडी पटरी वाले से। तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता चाहती है। आपको लगता है यहाँ पर फायदा होगा? मित्तल जी क्या कहेंगे? दिल्ली और देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 6-7 महीनों में काम किया है उसकी लंबी फहरिस्त है। चाहे पेट्रोल के दाम करने की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे दिल्ली के विकास की बात हो, मैं उस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन विश्वास से इतना कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में हम 46% मतदान हमें हुआ था। इस बार निश्चित रूप से बहुमत का मतदान, माननीय 50% से अधिक मत लेकर के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी जीत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है और हालांकि तीनों पार्टियों का यहाँ पर मानना है कि जीत उन्हीं की पार्टी की होगी, लेकिन जीत किसी एक ही के खाते में यहाँ पर आ सकती है। वो बताना होगा 10 फरवरी को, चुनावी परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत और किस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनने वाली। इस पूरी चर्चा में शामिल रहने के लिए तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, राजकुमार जी और अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव में अब देखना होगा कि किस और ये राजनीति जाती है। यहाँ पर तमाम तरीके के दल बदलने की राजनीति भी है यहाँ पर और आरोप प्रत्यारोप है। खैर वो तो चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी ये बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनका कितना फायदा होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।